अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज आपको बताऊं कि पाकिस्तान के तमाम इम्तिहानात के एमसीक्यूज का आंसर किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है या सही ऑप्शन किस तरह से गैस किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद मेडिकल का एंट्री टेस्ट है पीएमडीसी का, और स्टूडेंट्स काफ़ी सारे परेशान हैं कि सर पीएमडीसी के इस दफ़ा का जो एग्ज़ाम होगा मेडिकल के एंट्री टेस्ट का, उसके लिए कुछ हमें ट्रिक्स और टिप्स बताएं कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता या किसी क्वेश्चन का आंसर का हमें नहीं पता तो साइंटिफिक कुछ ऐसे मेथड्स या रिसर्च हैं जिनके तहत हम सही आंसर को ट्रेस कर सकें या सही जवाब तक पहुंच सकें। जी हाँ स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मेथड्स बहुत सारे हैं जिनके ज़रिए हम सही से जवाब की प्रोबेबिलिटी या सही आंसर को ट्रेस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खा इम्तिहान एमबीबीएस का हो, खा इम्तिहान किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हो, किसी टीचिंग या कोई कमीशन हो, या कोई पुलिस आईएसएसबी या व्हाटएवर किसी भी फील्ड से रिलेटेड इम्तिहान हो, उस इम्तिहान या एमसीक्यूज एग्जाम के लिए रूल्स सेम ही फॉलो किए जाते हैं। किसी भी एमसीक्यूज टेस्ट के बोर्ड के एग्जाम्स हों या कोई सा भी टेस्ट हो, उसके लिए मेथड सेम होंगे कि आप बेहतर से और सही तरीके का आंसर गैस किस तरह कर सकते हैं। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर खालिद जतोई और सर केजे। आज मैं आपको परेशानियों से बचाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली और अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर की जो आने वाले कुछ अरसे में कोई एमसीक्यूज टाइप इम्तिहान देने जा रहे हैं, तो याद रखिए ये उनकी बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्प करेगी। चलिए, अब मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसमें साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया है कि सही आंसर किस तरह से तलाश किया जाता है। मैंने उसको ट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया है। फर्ज करें अगर हम अपने टॉपिक का नाम देते हैं कि भाई हाउ टू गेस द एमसीक्यूज करेक्टली, एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन को किस तरह से चूज किया जा सकता है, तो ट्रिक नंबर 1 है एलिमिनेशन मेथड। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एलिमिनेशन जो मेथड है दुनिया के अंदर कामयाब तरीन और सबसे ऑथेंटिक मेथड जाना जाता है तुक्का लगाने के लिए। हम बात करें कि अगर आपको कुछ सवाल नहीं आ रहे किसी भी इम्तिहान में या एमबीबीएस के टेस्ट में, तो अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं, वैसे तुक्के लगाने तो नहीं चाहिए, आप कहेंगे सर हर दफा आप मेहनत करने की बात करते हैं, हार्ड वर्किंग की बात करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं और आप ही तुक्कों की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एट द टाइम ऑफ पेपर कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मेहनत अच्छी की हुई होती है लेकिन कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। तो उनके लिए कि अगर उनको 2-4 सवाल नहीं आ रहे पूरे पेपर में और वो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मार्क्स नहीं है, तो तुक्का लगा सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। उन सवालों के लिए अगर नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो आप इजीली तुक्के या आप करेक्ट आंसर को गैस कर सकते हैं। चलिए, जो ट्रिक नंबर 1 है एलिमिनेशन मेथड, इसमें से आप उन आंसर्स को एलिमिनेट करते हैं जो जवाब नहीं होते या जो आपको लगता है कि ये इस सवाल का कम से कम जवाब नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कैसे? भाई कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, फर्ज करें यहां पर कोई क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स, उसमें से जो आपको लगता है कि यार ये आंसर नहीं हो सकता, आप उसको एलिमिनेट कर दें, आप उसको निकाल दें ताकि आप एक्चुअल आंसर को ट्रेस कर सकें। देखिए, फर्ज करें अगर यहां पर क्वेश्चन है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मैमल या बिलोंग टू क्लास मैमेलिया, इनमें से कौन सा जानवर जो है वो क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है। और अगर यहां पर फर्ज करें दिया हुआ है भाई आप लिखें शार्क, और यहां पर दिया हुआ है फर्ज करें हॉर्स, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है ह्यूमन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फर्ज करें कि भाई जो है वो ईगल। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, अब इसमें से हम वो सवाल एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जो आंसर नहीं है। अब देखिए, मैमल का पूछ रहा है
तो हमें पता है कि भाई शार्क मैमल नहीं है, ये एक मछली है। और ईगल एक बर्ड है, ये भी मैमल नहीं है। अब हमने ये दो एलिमिनेट कर दिए चूंकि बिकॉज वी नो कि ये आंसर नहीं है। बाकी बचे हमारे पास दो आंसर, हॉर्स और ह्यूमन। तो मेरे स्टूडेंट्स, हॉर्स भी मैमल है और ह्यूमन भी मैमल है। तो इनमें से अगर इस जगह पर मैं हॉर्स को हटाकर और फर्ज करें कि यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉग, तो अब क्या होगा कि अब आसान हो जाएगा कि आप फ्रॉग और ह्यूमन में से कोई मैमल एक सिलेक्ट करें एंड फाइनली आप फ्रॉग, बिकॉज आपको याद आ जाएगा कि ये एम्फीबियन है, और आप ह्यूमन को टिक करेंगे बिकॉज ह्यूमन आर दी मैमल या क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो देखा कितना आसान था, जब दो चीजें निकल जाती हैं, दो बची, तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना इजी रहता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है ट्रिक नंबर 2, द एक्सट्रीम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू आप इसे कहते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होते हैं वो आंसर हो ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर दिया हुआ है 5, फिर बी में दिया हुआ है 10, सी में दिया हुआ है मेरे बच्चों 15 और डी में दिया हुआ है फर्ज करें कि 115। अब आप देखें कि ये इस क्वेश्चन का एक्सट्रीम वैल्यू है 115, बिकॉज 5, 10, 15 किसी हद तक जो है वो करीबी नंबर है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू है। और ये आप आंसर जो है लीस्ट वैल्यू वाले जो होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू जो होते हैं वो आंसर नहीं होते, तो आप इसको भी कभी भी टिक नहीं करेंगे बिकॉज ये नहीं हो सकता। या यहां पर अगर जीरो दिया हुआ है फर्ज करें, तो जीरो भी किसी चीज का आंसर नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमने इसको भी एक्सट्रीम वैल्यू है, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है। अब हमें इनमें से चूज करना होगा और फिर इनमें से हम लोग कोई एक जो है वो क्लिक कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इन दोनों की। तीसरी हमारे पास जो ट्रिक है वो है सिमिलर वैल्यू। अब क्या करते हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर वैल्यूज दे देते हैं, और सिमिलर वैल्यू में से जो है वो आंसर को तलाश करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आ जाए कि भाई चिकन पॉक्स जो है वो डिजीज या बीमारी या इन्फेक्शन जो है वो वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है या प्रोटोजोल है। अब देखिए ये चारों सिमिलर हो गए। आप ये चारों जो हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं। तो अब इन सिमिलर आंसर्स में से एक्चुअल आंसर को जो है वो निकालना, उसको सिलेक्ट करना, उसको गेस करना, ये भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें से सिमिलर जो वैल्यू होती हैं उनको, अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है तो उनको आप निकाल दें, वो होंगे ही नहीं उसके आंसर। जो सिमिलर होंगे, मिसाल के तौर पर अगर वायरस और कहीं पर बैक्टीरिया आ रहा है तो ये आपस में किसी हद तक सिमिलर है, और फिर उनमें से आपको जो ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी लगे आप उसको टिक कर दें कि भाई ये जो है बीमारी वो वायरस कॉज करता है। आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, नो डाउट। देन वी हैव all of the above और none of the above। ये भी एक ट्रिक है कि कभी भी अगर none of the above आता है तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये बहुत कम चांस होता है। इसका साइंटिस्ट के मुताबिक कोई 15 to 20% चांस होता है कि किसी भी सवाल का जवाब none of the above हो। तो अगर all of the above है तो किसी हद तक साइंस ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है, ब्रेन साइंस ये कहती है कि भाई जवाब ऑल ऑफ दी अबोव ही होगा। आप इसको टिक कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव ट्रिक नंबर 5 है ब्रेन विल सिग्नल। जी हां, आप कभी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और आप पढ़ने के दौरान फर्स्ट टाइम आपको दिमाग में क्लिक हो गया कि यार इसका आंसर तो बी है या सी है। आपके ब्रेन ने सिग्नल भेज दिया कि भाई इस सवाल का जवाब यही है। आप उसके ऊपर हल्का सा निशान लगा दें ताकि आपके जहन में रहे कि यार अगर आप उस सवाल को बाद में आकर अटेम्प्ट करें तो आपको याद रहे कि यार मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेजा था कि ये इस सवाल का जवाब हो सकता है। और आपके ट्रस्ट योर ब्रेन, अपने दिमाग पर यकीन रखें। आपका दिमाग जो सिग्नल दे रहा है साइंटिस्ट के मुताबिक, किसी अगर आपको राइट आंसर का नहीं पता, अगर आपको सही जवाब का नहीं पता, तो जो दिमाग ने पहला सिग्नल दिया
आप उसको क्लिक करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं जनाब। उसके बाद है वी नो दी सैंपल पेपर। सैंपल ट्रिक नंबर 6 से मुराद ये है कि अगर हम पास्ट के सैंपल पेपर देखते हैं, पीएमडीसी के हों या किसी और इम्तिहान के हों, तो उसमें से ज्यादातर जो आंसर्स ए और जो आखिरी वाला ऑप्शन होता है डी हो या ई हो, वो उस्तादजा या टीचर्स नहीं रखते, बिकॉज वो चाहते हैं कि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाए। तो जो आंसर ए है उसके चांस कम होते हैं, आखिरी के भी कम होते हैं, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी या साइकोलॉजी कहती है कि ऑप्शन बी होगा या सी होगा। इसका सिंपल सा मैंने भी अपनी क्लास के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था। मेरी क्लास के अंदर 75 स्टूडेंट्स थे और मैंने उन्हें एक टॉपिक दिया था कि भाई इस टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया में से आप 75 स्टूडेंट्स, जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, वो 10-10 क्वेश्चंस निकाल कर ले आए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। एक टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। तो मजे की बात आपको बताऊं कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे लिए एमसीक्यूज बनाकर आए, उनके जब मैंने एमसीक्यूज को ऑब्जर्व किया तो उनमें से 90% स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए रखा ही नहीं था आंसर के अंदर, बिकॉज वो झांसा देना चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि शुरू में ही आंसर रख देंगे तो जो है वो आंसर अगले को पता लग जाएगा और फिर वो टिक कर लेगा। तो इसलिए पहले डॉज दिया जाता है, पहले थोड़ा सा झांसा दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑप्शन हमेशा बी या सी होता है। डी तक टीचर्स के पास ऑप्शन बचते भी नहीं है, तो वो इसलिए ज्यादातर बी या सी को ही सही आंसर रखते हैं। जी जनाब, ट्रिक नंबर अगर 7 की तरफ हम आ जाते हैं तो दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। ये देखा गया है अक्सर व बेशतर जो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट होती है आंसर्स के अंदर, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होती है, ज्यादातर आंसर्स में वही राइट आंसर होता है, वही सही गैस आप उसको कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा लंबी हो और आपको वो सवाल नहीं आ रहा, तो आप उसको लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट के आंसर को टिक कर सकते हैं। देन ट्रिक नंबर 8 है चूज द ओड नंबर। जी एग्जैक्टली, फर्ज करें एक आपके पास सवाल आ जाता है, आपको सवाल का आपको पता ही नहीं है। मैं आपको आंसर बता देता हूं कि आंसर है अगर इसके अंदर बुक, और बी में है मेरे बच्चों पेन, और सी में है द बैग, और डी में है वाटर। तो आप देखें इसका आंसर क्लियर है, ये जवाब अपने आप बता रहे कि मैं जवाब हूं। कैसे भाई, बुक, पेन और बैग, ये तीनों चीजें जो है स्कूल से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन वाटर बिल्कुल ऑड है। तो इसका आंसर ये होगा। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई इनमें से डिफरेंट बताओ मुझे कौन सा है, तो आपको जो सबसे ज्यादा वरीड लगे, जो ऑड लगे समहाउ, आप उसको टिक कर सकते हैं। आप इस तरह के ऑप्शन को भी, सही ऑप्शन को भी गैस कर सकते हैं। देन वी हैव बोथ ऑफ देम। देखा गया है कि अगर कोई ऐसा जवाब है जिसमें ओनली ऑप्शन ए है, ओनली दी ओनली वन या ओनली टू, या फिर वट एवर कोई सा भी क्वेश्चन हो और उसके अंदर अगर ओनली है तो वो जवाब नहीं होते। अगर उनमें बोथ ऑफ देम आ रहा है, ओनली ए, ओनली बी और सी में है बोथ ऑफ देम, मतलब ए एंड बी, तो बोथ ऑफ देम होगा। आपने इसको टिक करना है। ये साइकोलॉजी कहती है, ये जो है वो प्रोबेबिलिटी कहती है। देन ट्रिक नंबर 10 है मोर प्रैक्टिस। देखिए, आप दुनिया का कोई सा भी एमसीक्यूज टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप फौरन से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। और वेल प्रैक्टिस जो होती है, ज्यादा प्रैक्टिस जो होती है, जो हार्ड वर्किंग होता है, वही आपको इम्तिहान में पास करवा सकता है। ये वो कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स थी कि अगर आप कहते हैं कि सर हमने तैयारी भी खूब की है और आखिरी दिनों में आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे लिए, तो आपके लिए ये कुछ ट्रिक्स थी, टिप्स थी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपको कुछ सवाल नहीं आ रहे किसी भी इम्तिहान के, तो आपने उसके बाद जो है उन सवालों के, चूंकि नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, आपने सही से आंसर किस तरह से ट्रेस करने हैं, आपने जो राइट ऑप्शन होता है या जो राइट गेस होता है वो आपने किस तरह से करना है, उन सवालों का, उन
कम सवाल होगा। देखिए, अगर आप ज्यादा तुक्के मारेंगे, ज्यादा इस तरह से इन ऑप्शंस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका टेस्ट खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं करें। आपको जो सवाल आ रहा है अपने पेपर को तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड करें। पहले आप वो सवाल हल करें जो आपको आते हैं, 100% आपको कंफर्म है कि भाई ये सवाल मुझे आता है। आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं। सारा पेपर आपने कर लिया, उसके बाद जो आप में जिन सवालों में शक था, आप उनको हल्का उसके ऊपर डॉट लगाते जाएं, निशान छोड़ते जाएंगे, यार इनमें मुझे शक है, और फिर वो सेकंड टाइम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर दें। और फिर टाइम के हिसाब से, चूंकि आपने एमसीक्यूज में टाइम मैनेजमेंट भी होती है, तो आपने टाइम को देखते हुए उन पर दिमाग लगाना है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है कि ऐसे सवाल जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, और उन सवालों के लिए हमने जो आज का मेरा लेक्चर था आप तमाम लोगों के लिए, आपने इस ट्रिक्स और टिप्स को अगर आपने फॉलो करना है तो आप किसी हद तक साइंटिफिक मेथड्स के जरिए राइट आंसर तक या सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। देखिए, मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी वीडियो में सर के जी आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज।